अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब, उनकी एहतिजाजी तहरीक, धरने और 4 हल्के खोलने की बात, NA 122 की जो हड्डी थी वो तो अब निगल चुकी है और किसी न किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग तहफुजात के साथ इसके नताइज शायद कबूल भी कर सके, लेकिन एहतजाज भी करते रहते हैं। लेकिन NA 154 वो दूसरा हल्का था जहां पर जहांगीर तरीन साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था और कहा था कि धांधली हुई है। सिद्दीक बलोच साहब जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी और नून लीग के कैंडिडेट को उस हल्के में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये आपको बताएं कि इस हल्के के हवाले से काफी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता रहा। एक मुख्तसर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। आए हमारे साथ जोर आजमाई करेंगे, ये बुरी तरह हारेंगे, ये फिर कहेंगे धांधली हुई। लोधरा में इनका सफाया कर दिया गया कि लोधरा में इनकी कोई चांस नहीं है इलेक्शन जीतने का। ये फिर कहेंगे धांधली हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान खाली तो नहीं छोड़ा, वो भी लड़ रहे हैं, मगर जो फोकस होगा वो PTI का जहांगीर तरीन वर्सेस सदीक खान बलोच। जिसने कर्जे माफ कराए, जहांगीर तरीन के जहाज से नीचे उतर कर लोगों से बात करो। जब गुगली कराता ना शेर, तो छक्के लगाने वालों के छक्के छूट जाते हैं। शहबाज शरीफ, मैं धांधली को नहीं कभी भूलूंगा। धांधली जुर्म है मेरे पाकिस्तानियों, सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि आपके वोट का तकद्दुस तबाह किया जाता है, आपके हुकूक ले लिए जाते हैं। धांधली की दुआइयां देते हैं, धांधली तो नहीं निकली, लेकिन मुस्लिम चाहती है कि आप बैठें, लेकिन आप अगर धांधली की तूती बजाएंगे तो फिर यही कुछ होगा जो आज अवाम का फैसला है। अगर मैं इक़्तिदार में होऊंगा, मैं तो नहीं आपको छोड़ूंगा। मैं जब कहूंगा तुम करप्ट हो, पकड़ के जेल में डलवा के रहूंगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब की जुबान में उनको जवाब न कभी पहले दिया है ना देना चाहता हूँ। रिपोर्ट आपने देखी। NA 154 में मुख्तलिफ मौकों के ऊपर एहतजाज भी होता रहा, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से रुजू भी किया जाता रहा। अब कल का जो दिन है, 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। अब वहां के लोगों ने क्या फैसला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज करती आई है कि प्री पोल रिगिंग की गई है वजीर आजम के किसान पैकेज की शक्ल में, और नून लीग ये कहती आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब को एक मरतबा फिर शिकस्त होगी। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कल होने क्या जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दो अहम जमातों की जो कि PTI और नून लीग है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया है। इसके अलावा हमारे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और नून लीग के मौजूद रहनुमा ज़ईन कादरी साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीप अब्बास साहिबा लाहौर स्टूडियो से, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ बैरिस्टर आमिर साहब मौजूद है जो कि NA 122 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी रहे थे। दिलशाद साहब, पहले आपकी तरफ रुजू करना चाहूंगी। NA 154, पहले तो NA 122 की तरफ आना चाहूंगी कि वो सबक जो कि नून लीग और PTI को NA 122 में मिला था, समझते हैं कि NA 154 में वो गलतियां नहीं दोहराएंगी दोनों जमातें? ज़ाहिर है कि असूली तौर पर सबसे पहली बात यह हुई कि NA 122 में इंतखाबी अखराजात बहुत ज़्यादा थे। यानी पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में सबसे ज़्यादा जो है वो इसके बाकायदा उन्होंने अखराजात किए, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कवानीन की उसकी पासदारी नहीं की। हालांकि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के बेपनाह इख्तियारात हैं, और उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि हमारे जो कैंडिडेट इंतखाब में हिस्सा लेते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे सपोर्टरों ने की तमाम अखराजात किए हैं, लेकिन जो हमारा जो कानून है, जो हमारा सेक्शन जो है हमारा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सपोर्टर जो है उसके भी तमाम अखराजात वो करेगा तो वो भी इंतखाबी उम्मीदवार के ही हिस्से में शामिल किया जाएगा, यानी उसका बराबर का भी जिम्मेदार है। इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने किसी भी इलेक्शन में इंतखाबी अखराजात पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि लाहौर के इंतखाबी हल्के में दोनों तरफ से, यानी एक तरफ नहीं दोनों तरफ से जो अखराजात किए गए उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई कानूनी तौर पर आज खुद नोटिस नहीं लिया। अखबारात में भी आपके प्रोग्राम भी हुए, बेतमाम TV चैनलों ने प्रोग्राम किए। अब इन इसके साथ हम यही चीज़ दोहराई जा रही है हल्का 154 में भी, क्यों इंतखाबी अखराजात के हवाले से की बातें नहीं आ रही, लेकिन बेज़ाब्तगियाँ बेकायदगी इस तरह से हो रही है कि ज़ाब्ता इखलाक की दोनों तरफ से भी उसकी जो है पासदारी नहीं की जा रही, दोनों तरफ से। अच्छा, वो शो ऑफ पावर यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्या वजह? जहांगीर तरीन साहब भी उतने ही मजबूत उम्मीदवार हैं फाइनेंशियली भी जितने अलीम खान साहब थे, लेकिन वो एक्साइटमेंट दोनों जमातों की तरफ से नजर नहीं आ रही है। वो खर्च करने की अपनी आदत होती है ना, आप जो अलीम खान को खर्च करने की कह रहे हैं किफायत शाह हैं जहांगीर तरीन साहब, किफायत शाह तरफ आ रहे हैं। अलीम खान उन्होंने अच्छा खासा पैसा इलेक्शन कमीशन में जो उनकी पिटीशंस जाती रही, दरखास्त जाती नहीं, उस पर उन्होंने खासा खर्च किया, उस पर तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने वकला भी किए
किए हैं कि बड़े बड़े खर्चे भी किए हैं, इस बहुत ठीक है। उन्होंने आईनी और कानूनी जंग लड़ने के लिए इन्होंने अखराजात किए। इवन यहाँ के नादरा को भी उन्होंने 60-70 लाख रुपए जमा कराने पड़े ताकि वो बैलेट पेपर की जो है वो चेकिंग की जा सके। लेकिन जहाँ तक अखराजात है, वो गाँव का इलाका है, शहरी इलाका तो है नहीं। तो गांव के इलाका देखा जाए तो वो गांव के लोग ये देखते हैं कि हमारे आइंदा इंतखाबात में के बाद कामयाबी के बाद हमारे मसाइल कौन हल करेगा। बिल्कुल सही। नहीं कि हमेशा हुआ है कि जब भी कभी इंतखाबात होते हैं तो हुक्मरान जमाती की तकरीबन कामयाबी इसलिए मिलती है कि लोगों की तवज्जो होती है कि हमारे काम कौन करेगा। बेशक वह आदमी कितना ही मजबूत उम्मीदवार क्यों ना हो, लोगों ने अपने मसाइल देखने होते हैं। इसके लिए महसूस कहते हैं कि अगर हमने अपोजिशन को दे भी दिया तो हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हमने गवर्नमेंट के हल्के की कामयाबी करवा दी उम्मीदवार को तो उससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये लोगों की एक साइकी होती है, नफ्सियाती मामलात होते हैं। इन हालात को इसके साथ आप ये देखते हैं कि हुक्मरान जमात को भी चाहिए कि भाई अपना एक ज़ाब्ते अखलाक की जो है वो पासदारी करेगी तो बाकी पार्टियों के लीडर करेंगे। अब इंडिया में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले को उसके बारे में उसको नाहिल करार दे दिया जाता है इमीडिएटली। वो देर नहीं लगाते, वो कोई नोटिस जारी करते हैं और चंद घंटों में ही उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उनका इतना सख्त कानून बना हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आता? पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन में वो विल पावर नहीं आएगी और आइंदा भी नहीं आनी। जो हमारी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी जो काम कर रही है उसके अंदर सही एक जो काम करना वाला होता है वो उस पर वो काम नहीं हो रहा। आइंदा जो इंतखाबात होंगे बेशक किसी गवर्नमेंट में हो जाए, 2018 में हो या 2023 में हो, इलेक्शन कमीशन की विल पावर जो है वो बहुत कमजोर है। इस लिहाज से हमें ये पेश होती है, प्रॉब्लम पेश आते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि जनरलाइज अगर हम इंडिया के साथ भी कंपेयर करें तो भी हम शायद हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत पीछे है। ज़हीम कादरी साहब, बजाय इसके कि मैं पहले NA 154 पर आपसे बात करूं, इलेक्शन कमीशन वो इदारा बन गया है जिसपे तकरीबन तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हैं कि वो सही काम नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में 2018 तो दूर की बात, ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं इस पर भी सवाल उठते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन क्यों फाल नजर नहीं आता है हमें? देखिए सर ना, एक तो मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि यकीनन जो अवेलेबल रिसोर्स है उसकी कमी और जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और इन मामलात की वजह से यकीनन एक बहुत बड़ा अमल होता है जिसमें यकीनन लैप्सेस हो जाते हैं। लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट कि वो सब कुछ ही गलत करते हैं बेचारे और उनका कोई हाल ही नहीं है। अब देखें ना, जो लोग इलेक्शन कमीशन में बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, क्या उन्होंने उन हलकों में तनकीद की जहां वो खुद शिकस्त खा गए? तो आंसर इज नो। सो और देखे ना, इलेक्शन कमीशन ही था जो KPK में भी इलेक्शन करवा रहा था, जो सिंध में भी इलेक्शन करवा रहा था। हैं लैप्सेस हैं, उसमें खराबियां भी होंगी, लूप होल्स भी होंगे, लेकिन ऑल द वे अक्रॉस द बोर्ड उसको रिजेक्ट कर देना या निगलेक्ट कर देना और ये कह देना कि उनकी कॉम्पिटेंस और एबिलिटी है ही नहीं कुछ भी करने की। कंवर साहब मेरे बड़े भाई हैं, 28, 29, 30 साल वहाँ रहे। इनसे ये सवाल करना चाहिए कि आप वहाँ थे तो क्या होता था। आपके ज़माने में भी बहुत सारे इलेक्शन हुए, उनके भी बहुत सारे रिजल्ट्स आए, बहुत लोगों ने उस पर आहो बका भी की, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक ऐसा इदारा है जिसमें है कुछ दूर नहीं करवा सका। ठीक, नहीं ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो का कहीं ना कहीं, थोड़ा सा ऑडियो का कुछ इशू है ज़हीम साहब का, थोड़ा सा ऑडियो का कुछ इशू है। ज़हीम साहब, आवाज आपकी क्लियर नहीं समझ आ रही है। अंदीप साहब, आपसे थोड़ा सा डिस्कशन जब तक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑडियो का कुछ इशू है ज़हीम कादरी साहब का। ये फरमाएगा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे ज्यादा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, लेकिन उसके बावजूद NA 122 में भी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हिस्सा लिया और अच्छा एक मुकाबला सामने आया। नून लीग के लिए बड़ा टफ कंपटीशन रहा। NA 154 में भी आप लोग अब खड़ी हैं और फिर वही दावे किए जा रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब कामयाब होंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस है PTI की? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो जिसको कहते हैं ना, अब कोई डाउट ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी जो सर्टिफिकेशन दी है वो इस दफा हमने नहीं दी, वो दी है जी स्पीकर साहब ने, जो रियाज सादिक साहब है। उन्होंने तो बाकायदा मीडिया में आके और ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन नाअहल है और बदनीयत है। मतलब उन्होंने उनके कैरेक्टर पे और उनकी कॉम्पिटेंस दोनों पे बरमला अपने गुस्से का इजहार किया है और साथ कहा है, ये उनके अल्फाज हैं, मैं तकरीबन वर्बैटिम उनको कोट कर रही हूं कि जी अभी तो मैं बड़े प्यार से आपको ये वार्निंग दे रहा हूं, फिर अगर आप इस तरह सीधे तरीके से ना माने इलेक्शन कमीशन तो फिर आप मुझे देखना। जिस पे फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया उनको कि जी ये कोई तरीका है और मजम्मत की और ये किया और वो किया। तो पहली दफा नून लीग वाले जो हैं वो भी कहना शुरू हो गए, 21 पार्टीज तो कह रही थी और हमने तो पूरी तहरीक उस पे की।
और अब नून लीग भी शामिल हो गया हमें कहने पे। और वो शामिल क्यों हुआ? क्योंकि एक पिटिशन जो है 122 पे गई है जिसमें 30,000 वोटों की हमने कहा जी वाली वारिस बताएं, और वो चूंकि यार सादिक साहब को पता है कि वाली वारिस तो नहीं मिलेगा, तो अब अताब जो है वो इलेक्शन कमीशन पे अब निकल रहा है, जो कि बड़ी देर से कह रहे हैं, दिलशाद साहब भी कह रहे हैं, बाकी पार्टीज भी कह रही हैं, सब ये कह रहे हैं कि जी जिस किस्म का जो कंडक्ट है, जो कॉम्पिटेंस है, जो उनकी जिसको कहते हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, मॉनिटरिंग है, इवैल्यूएशन है, रिस्पॉन्स है, उसके अंदर इतने बड़े फ्लॉज हैं कि जो आपका चीफ जस्टिस साहब थे जुडिशियल कमीशन के, उन्होंने कहा जी 40 जगह 40 एरियाज के अंदर गैप्स हैं। एक इदारे में अगर 4 गैप्स हो वो इदारा फारिग हो जाता है, और यहाँ 40 एरियाज उन्होंने गिनवाए जहां इलेक्शन कमीशन जो है वो फेल हो गया। और अब ये सारी पार्टीज अब बैठ के कह रही 154 में अब हमने क्या किया है? हमने तो यही कहा है ना कि जी देखें हमारा इनसे वोटों का मुकाबला है, लेकिन जब हम मुकाबला करते हैं सना, हम सिर्फ गवर्नमेंट से और इनकी पार्टियों से मुकाबला नहीं करते, हमारा मुकाबला होता है इलेक्शन कमीशन के साथ, हमारा मुकाबला होता है पुलिस के साथ, हमारा मुकाबला होता है ब्यूरोक्रेसी के साथ। अभी देखें 2 घंटे पहले आपने अपने टीवी पे दिखाया कि इन्होंने आके इनके जो है नून लीग के सारे जो गुल्लू बाटे, उन्होंने आके हमारा मरकजी दफ्तर तोड़ दिया वहां लोधरा में, वहां शीशे तोड़े, ईंटें फेंकी, लोगों को जख्मी किया। तो मतलब हमारा मुकाबला तो एक जिहाद होता है। 17 बंदे इन्होंने मार दिए शुरू होने से पहले ही लोकल बॉडीज, और फिर कहते हैं जी इलेक्शन के दे तो कोई मरा ही नहीं। तो जो पहले आप मार देते हैं और जो पहले आप ये कर देते हैं वो किस खाते में है? तो हमारा तो मुकाबला जो होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। अब आप देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है अंदर, एक्सपेक्टेशन क्या है? इन्होंने प्री पोलिंग पे वो सारे वोटिंग पे कर लिया सारा। अब हम कह रहे हैं कि जी हमें उनके वाली वारिस बताएं, और मैं आपको बता रही हूँ एक मुकाबला हम इनसे कर ही नहीं सकते, और वो ये धांधली में इनको PhD हासिल है, इनको 40 साल का तजर्बा है। अब उस पे जैसे जैसे हम इनको पकड़ते हैं ये नए और क्रिएटिव तरीके निकालते हैं। ठीक है, चले कामयाबी की उम्मीद कितनी है जहांगीर तरीन साहब को इस हल्के में? मैं आपको बताऊं 150% है, और मैं उसमें आपको 2 फैक्टर्स बताती हूँ। एक तो ये कि जी पिछली दफा भी कि इनकी क्या हालतें थी और किस तरह से आपको पता है कि 30,000 से वो जीत रहे थे और सुबह एकदम पता चला कि जी वो हार गए। दूसरी बात यह है कि जो सिद्दीक बलोच साहब है माशाल्लाह उन्होंने अपना इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है हर जगह, 4 दफा ना अहल हुए हैं, कभी उनकी डिग्री नहीं मिलती, डिग्री पे फिर उनको ये याद नहीं कि कौन सी डिग्री थी, फिर ये नहीं याद कि कौन से मजमून लिए थे, तो उन्होंने इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है अपनी, चलिए ठीक है, सर्टिफाई कर लिया अपने आप को कि वो नहीं जीतेंगे। ठीक है, चले मैं तो आमिर साहब से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। आमिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे शायद बड़ी हिस्ट्री रखती है जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। 2008 में आपके जो कैंडिडेट थे नासिर बेग साहब, वो दूसरे नंबर पर आए थे सिद्दीक बलोच साहब के बाद। 2013 में पीपल्स पार्टी का जो तकरीबन 79,000 का वोट बैंक था वो सारा का सारा PTI के पास चला गया था। जहांगीर तरीन साहब ने तकरीबन 75,000 वोट हासिल किए थे। अब जो 2015 के अंदर जिमनी इलेक्शन हो रहा है, इसमें कोई फुल फ्लेज कैंडिडेट ही नजर नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी का, क्या वजह है इसकी? शुक्रिया सना। बात यह है कि 2013 के अंदर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी को दिखाया गया, ये नताइज यही बताते हैं कि उतनी मजबूत नहीं रही है। और ज़िमनी इलेक्शन, किसी भी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी ज़्यादा संजीदगी के साथ, जितनी संजीदगी का मुजाहरा दूसरी जमातें करती हैं, और उसकी वजह है, देखें ये इलेक्शन क्यों हो रहा है, वो 122 हो या 154 हो, बात यह है कि एक धांधली का शोर उठा, उसके बाद बहुत हुआ, धरने हुए, फिर एक कमीशन बना, फिर एक एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के दरमियान और PTI के दरमियान, जिसमें एडमिट किया गया कि जो भी कमीशन का फाइंडिंग्स होंगी उसे माना जाएगा। उसके बाद ये कह दिया गया कि धांधली नहीं हुई, जिनका एग्रीमेंट हुआ उन्हीं के दरमियान उन्होंने इसे मानना था। बहरहाल फिर एक ट्रिब्यूनल का फैसला आया, ट्रिब्यूनल जो बहुत नीचे है, हाई कोर्ट से भी नीचे है, उसका फैसला आया और उसने बता दिया कि जो जुडिशियल कमीशन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस ने, वो गलत था, और मैं एक ट्रिब्यूनल का जज कहता हूं कि धांधली हुई थी। उसके बाद शोर फिर उठ जाता है। बात यह है कि अगर आप 3 साल तक अवाम को इसी नारे के अंदर उलझाए रखें कि धांधली हुई थी या नहीं हुई थी,
धांधली होगी या नहीं बड़े अदब के साथ और बात काट के मुझे मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगी आमिर साहब। नहीं आमिर साहब, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। वो ये कि ये वोट बैंक सारा 5 साल के अंदर कहाँ चला गया? 2008 में 70-80 हजार वोट और 2013 में वो वोट 11,000 रह गए और अब तो उम्मीदवार भी कोई नहीं है। ये वोट बैंक कहाँ चला गया? पीपल्स पार्टी ने वो स्पेस क्यों छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, हमारे उम्मीदवार हैं, कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी मैदान नहीं छोड़ती। राना मुमताज साहब के साहबजादे राना समीर साहब वहां पे मुकाबला कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के निशान के ऊपर। बात यह है कि नुकसान सना, अगर सीधी सी बात करूं तो जिस तरह अगर वजीर आजम का हमारा उम्मीदवार ही नहीं होगा तो अवाम को किस तरह पता लगेगा कि हम इलेक्शन के अंदर हैं। तो वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने 2013 के इलेक्शन के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं था और फिर हम जितने एंटी तालिबान थे, अब तो शुक्र है, अब तो हर बंदा यही कहता है कि तालिबान के खिलाफ हम बहुत हैं, लेकिन 2013 तक सिर्फ पीपल्स पार्टी थी और उसका नुकसान भी हमने उठाया कि हम कैंपेन नहीं कर सके। बात यह है कि इस दफा ये जितने भी ज़िमनी इलेक्शन है हम हिस्सा जरूर ले रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला कम बैक करेगी 2018 में बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी होंगे, फिर हम मुकाबले में भी होंगे और मैदान में पूरे रिवायती अंदाज में होंगे। बिल्कुल ठीक। कमर दिलशाद साहब, पीपल्स पार्टी के ऊपर बहसियत एनालिस्ट भी मैं आपसे चाहूंगी। पीपल्स पार्टी, इसमें कोई डाउट नहीं कि अभी बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रही है। पंजाब में एक तरह से वो खत्म होती जा रही है, सुगड़ती जा रही है। क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को कम से कम फुल फ्लैश कैंडिडेट लाना चाहिए था? कोई पार्टी रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आई। अब ये असल कॉम्पिटिशन नून लीग और PTI के दरमियान होता जा रहा है पंजाब में हर जगह। दरअसल पहली बात यह, जैसे हमारे दोस्त ने बता रहे हैं, पीपल पार्टी बड़े अजमाइश से गुजर रही है। उनके अंदर इंतजामी मामला भी कुछ तय होने हैं, उसके बाद क़यादत का मसला भी है। अपने बिलावल भुट्टो ठीक है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर अपने मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनको इस इलेक्शन में जो उन्होंने 2013 के इंतखाब में जो पीपल पार्टी के उम्मीदवार नासिर बेग जो थे वो कामयाब नहीं हुए थे, उनको इस इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए था। एक बड़ी कदावर शख्सियत है नासिर बेग साहब लोधरा की, उन्हें आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये पीपल पार्टी के अपने जो हैं अंदरूनी मामला। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो ज़ईम काजी साहब फरमा रहे हैं ना, तो मैं अपना अर्ज करूँ काजी साहब, हमने इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी इंतखाबी इस्लाहात की है जो 2013 में आई है वो हमारी ही तैयार करता है, जो हमने तैयार करके दी थी। और इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, अब ज़हर है यूसुफ गनी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमारी बातें तस्लीम की। और पहली बात तस्लीम ये की उन्होंने कि चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा 5 साल के लिए किया। चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट पार्लिमानी बोर्ड के तहत की गई। इस तरह मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पार्लियामेंट के थ्रू, ये हमारी ही तजवीज़ थी जो हमने 2009 में पेश की, जो हमारे तमाम तजर्बे की रोशनी में। लेकिन बात यह है कि उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। एग्जीक्यूट 3 हुई है, 3 एग्जीक्यूट किए। हमने 45 अमेंडमेंट पेश की थी हमारे कानून के अंदर, आइन के अंदर, लेकिन 45 में से 3 अहम जो थी, जाता है क्रेडिट पीपल पार्टी को कि उन्होंने इसको तस्लीम किया और उसी की बेस पर आज इलेक्शन कमीशन की इमारत खड़ी है जो हमने 11 मार्च 2009 को इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के लेकिन 2013 में जो हुकूमत मुंतखब हुई उसके बाद वो एग्जीक्यूशन रुकी है, चल रही है। अब उसमें मामले में है कुछ पॉलिटिकल मामला हो गए। अब वो मुमकिन है कि इसहाक डार साहब जो काम कर रहे हैं उस पर वही हमारी तजावीज़ पर ही काम हो रहा है। रज़ा रब्बानी साहब इस चीज़ के गवाह हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने भी उसी रिपोर्ट को पढ़ा है, उसका एग्री किया है, इत्तेफाक किया है, उसी पर काम हो रहा है। तकरीबन 90% वही इंतखाबी इस्लाहात में काम हो रहा है जो मैंने बतौर चेयरमैन जो है वो पेश की थी और उसी पे काम जाता है क्रेडिट। गवर्नमेंट साहब का गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, ये अच्छी बातें हैं, वो उस पर गौर खोज कर रहे हैं। लेकिन वो स्पीड बहुत स्लो है, वो स्पीड बहुत स्लो है। हाँ, वास्ता है। एक मुख्तसर कबीर शाह साहब, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को मज़ीद करेंगे। इलेक्शन कमीशन की खुद की पोजीशन किस हद तक क्लियर है और क्या आने वाले इंतखाबात में चाहे 2018 में ही क्यों ना हो, क्या मुनसिफाना इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अब आइंदा आने वाले सालों में होता हुआ नजर भी आएगा या फिर मायूसी ही तमाम लोगों को होनी चाहिए? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कबीर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिलीप अब्बास और इसके अलावा बैरिस्टर आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ईम कादरी साहब भी। ज़ईम साहब, पहले कुछ ऑडियो का कुछ इशू था, आपसे बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी। ये फरमाएगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हिस्से जो रहे हैं कबीर दिलशाद साहब, उनका कहना है कि पिछले दौरे हुकूमत में कुछ चीज़ों पर काम हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन की जो रिफॉर्म्स थी उस पर मजीद काम हो तो रहा है लेकिन बहुत आहिस्तगी के साथ हो रहा है। क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल भी उठते हैं और नून लीग ये दावा भी करती है कि वो अहम इदारों को मजीद तकवियत भी पहुंचा रही है, लेकिन
वो रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं कि हम 2018 के लिए तैयार हों? देखिए, एक तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक ऑटोनमस बॉडी है। हुकूमत का काम उनको तमाम वो सहूलियात फराहम करना है जो यकीनन उस लेवल पे नहीं, मैं जो बात कर रहा था शायद समझ नहीं पाए आप लोग। कंवर साहब ने जो बातें की है नहीं पहुंचा सके और उसकी डिलीवरेंस वो नहीं है, लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन यकसर जो है वो फ्लॉड है, फ्रॉड है और उसने हर जगह धांधली की है और सवाए कोई भी उनका काम दुरुस्त नहीं है। तो कंवर साहब ने जिन 3-4 बातों का जिक्र किया ये वहाँ रहे और यही मेरी बात की दलील है कि कंवर साहब ये फरमा रहे हैं कि बहुत बेहतरी आई थी जब ये वहाँ मौजूद थे, तो कुछ खराबी थी जिसको ठीक किया गया होगा और वो खराबियाँ जो है वो दूर हुई। और इसी तरह ही अंदलीब अब्बास साहब ने एक बड़ी लंबी तफसील इल्ज़ामात की लगाने के बाद जो प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन के दिन की धांधली की गुफ्तगू थी, ये कह दिया कि 150% यही जीतेंगे। तो ये अपने आप बयान की कंट्रडिक्शन है वाज़े तौर पर, क्योंकि अगर ये सब कुछ हम कर रहे हैं और ये करेंगे तो फिर ये 150 नहीं 1.5% भी नहीं जीत सकते। ज़हीर साहब, वो तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर अपनी एक्सपेक्टेशंस आपको बता रही है ना कि हम जीतेंगे। एक्सपेक्टेशंस तो फिर आप ये ना कहें ना कि वहाँ पे प्री पोल रिगिंग भी हो रही है, वहाँ रिगिंग भी की जाएगी, वहाँ वोट तब्दील कर दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर आप किस तरह जीतेंगे? फिर तो हुकूमत जीतेगी ना। ठीक, तो अर्ज ये है कि ये प्रीएम्प्ट। अच्छा, ये किसान पैकेज के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, आपने समझते हैं कि इसको प्री पोल रिगिंग कहा जा सकता है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का एक अमल जो है वो शुरू हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन केपीके में इतना इफेक्टिव क्यों था और क्या ऐसी मोडालिटीज थी जो इलेक्शन कमीशन ने केपीके में अपनाई और बाकी 3 सूबों में नहीं अपना पाए। मुझे ये आज तक बात नहीं समझ आई पिछले 2.5 बरस में, और ना ये किसी को समझा सके। बहरहाल ये जानते हैं, कौम ने इनको जवाब दे दिया बल्दियाती इलेक्शंस में भी। अच्छा, किसान पैकेज के बारे में क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पैकेज बड़ा कैटेगोरिकल था। हमने जब ये पैकेज अनाउंस किया बीबी, तो ये पैकेज था गंदम की बुआई से पहले उस काश्तकार को जिसको नुकसान की वजह से ये फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपनी गंदम काश्त कर सके, इन्होंने उसको रुकवा दिया। अगर वो रुका रहता पैकेज, तो आज जब ये गंदम की बुआई का सीजन 1 माह पहले शुरू हुआ था, जब लेकिन उसमें ज़हीर साहब बड़े अदब के साथ सबसे ज्यादा फैसिलिटेट जो है वो लोधरा के किसानों को किया गया था। ये भी तो इसमें ये भी तो एक क्लॉज मौजूद है ना, सबसे ज्यादा फैसिलिटेशन लोधरा को मिली थी। ये बिल्कुल गलत कह रही हैं आप, वो क्रॉस द बोर्ड है और हर जगह होगा। लोधरा में जब प्राइम मिनिस्टर गए तो उस वक्त तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ था। अगर किसी किसान को अपनी जमीन बोने की, अपना अनाज बोने में 2-2.5 माह लेट हो जाए तो फसल की कैपेसिटी, उसकी वेटेज और उसकी जो अहमियत है वो तब्दील हो जाती है। यानी कि पर कैपिटा जो पर एकड़ उसकी यील्ड है वो कम हो जाती है, उस गंदम की वो मोटाई नहीं रहती, दाना पतला रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एग्रीकल्चर की मोडालिटीज है। इन्होंने रोक के जुल्म किया किसानों के साथ, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हमने वहां जाके कहा कि भाई हम उन इलाकों में नहीं करेंगे जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, हम इस लोधरा में इलेक्शन शेड्यूल से पहले गए, क्योंकि वहां पर अब कॉन्सेप्ट जो है ना वो जवाब जाहिला बाशिद खामोशी। अब वहां पे गंदम की बुआई, क्योंकि वो एक गर्म इलाका है, वहां पर कटाई मार्च और अप्रैल में हो जाती है, अप्रैल के मिड में हो जाती है, इसलिए वहां बुआई भी जल्दी होती है। और उनको उस वक्त फैसिलिटेट करना बेहद जरूरी था कि वो 5-7 हजार रुपया जो उसको मिल रहा है उसमें वो अपना बीज खाद लेकर अपने निजाम को दुरुस्त कर ले। इनको ये भी कबूल नहीं था, इन्होंने उसमें भी चीख चाड़ा शुरू कर दिया, मातम कदा हो गए, क्योंकि इल्म नहीं है किसी बात का। किसी बात का तनकीद तो करते हैं नहीं। बीबी, अब आपने बहुत लंबा टाइम दिया था, एक बहुत बड़ा खिताब मैंने सुना जिसका कोई ताल्लुक जमीनी इकाई से नहीं था। असूलों के मुताबिक करो, मुझे मुकम्मल करने दे। तो अर्ज ये थी कि वहां पे जो किसान था उसको फैसिलिटेट करना था। अगर हम उसको उस वक्त फैसिलिटेट ना करते तो फिर अगली क्रॉप में उसको नुकसान हो जाता। जो सदर्न पंजाब है वहां गर्मी ज्यादा होने की वजह से अप्रैल के मिड में कटाई हो जाती है, इसलिए अगर अप्रैल के महीने में कटाई होनी है तो जरूरी है कि वहां सितंबर अक्टूबर के एंड में बुआई कर दी जाए ताकि गंदम जो है वो अच्छी हो सके। अब ये मैं तो इनको नहीं समझा सकता क्योंकि इन्होंने ना समझने की कसम खाई हुई है। ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, आज तक किसी चीज का हल तो दिया नहीं। और चीख चाड़ा जो है वो फिर बिल्कुल ठीक पर होता है कि ये हो गया और वो हो गया।
अब मैं अगले मेहमान से कमेंट ले लूं। ज़हीर साहब, चले आपकी बात मैंने बड़े तामुल के साथ सुनी। अंदलीब साहब, अगर आप गुफ्तगू समझ सकी हो, जो सब्सिडी दी गई किसान पैकेज में सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि लोधरा के किसानों को दी गई। ज़हीर साहब इससे डिसएग्री कर रहे हैं। मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि इनकी अगर इस बात को वैलिड मान लिया जाए कि जी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के किसी डिसीजन से पहले या फिर तारीख अनाउंस होने से पहले इंतखाबात की ये पैकेज दिया गया, पीटीआई से मुतमईन हो जाएगी क्या? देखिए, बात ये है कि ये वो बात करें जो मैं कर रही थी। इन्होंने कहा कि जी अगर धांधली होगी, ये होगी। मैं भी ये कह रही थी कि पीएचडी है ये, हम तो नहीं इनका मुकाबला कर सकते। अगर इन्होंने ये सब कुछ किया तो दुनिया का कोई बंदा नहीं जीत सकता इनसे। और आप ये देखें कि ये जो पैकेज की बात कर रही है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने ओवरऑल जब था पैकेज, तो उस वक्त उस पैकेज पे इन्होंने कहा जी ये ठीक है, ये पैकेज को इन्होंने वो रद्द कर दिया। और ये पैकेज जब लोधरा गया तो उस वक्त इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी ये पैकेज जो है ये नहीं वैलिड कर रहा। तो सबसे पहली बात ये है कि इस पे तो कंसेंसस हो गया हमारा। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उसकी कुछ क्लॉजेस पे एतराज़ात तो किए थे। वर्बैटिम कोट कर रही हूँ। बीबी शेड्यूल नहीं आया हुआ था ना, तो मैं तो वर्बैटिम कोट कर रही हूँ इनके अपने मोहतरम स्पीकर को, जो कि इलेक्शन कमीशन के बारे में वो बातें कर रहा है जो कि शायद किसी ने कभी नहीं की। तो मेरी तो इनसे एक ही दरखास्त है, वो ये है कि जो आपकी बातें हैं अपनी टर्न पे बोलने का अगर आपको इतना है तो आपने बोल लिया, आप हमें बोलने दें। सबसे पहले होगी तो जवाब दूंगा मैं आपको। इस तरह की गुफ्तगू खवातीन के मुंह से अच्छी नहीं लगती ना, कर रहा है ये मुनायब है। आप अच्छी पढ़ी लिखी खातून है। सना, अगर ये खत्म कर लें तो मुझे बताएं। चले अंदलीब साहबा, ज़हीर साहब अंदलीब साहबा को मुकम्मल कर लेने दीजिए बात। जी 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 जी। तो सबसे पहली बात जो बड़ी वाजिया है वो आपको अब पता लग गया होगा कि 2013 के दरमियान से लेके अब तक, और आप दिलशाद साहब से पूछ लें 2015 तक, क्या कोई किसी किस्म का कोई चेंज आया या तो इलेक्शन कमीशन के लोगों में या उनके तरीकाकार में या उनके कोड ऑफ कंडक्ट में या उनकी वायलेशंस में या उनकी बेज़ाब्तगियों में? अगर कोई 2 साल में हुआ तो मुझे बताएं। दूसरा, मैं आपको ये बताऊं कि आपने इन्हीं प्रोग्राम्स में पीपल्स पार्टी के जो नदीम अफजल चंद साहब हैं और अपना खुर्शीद शाह साहब हैं, उनके क्लिप्स आपने दिखाए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी जस्टिस कियानी को नवाज शरीफ ने जबरदस्ती कह के हमसे लगवाया। और वो बात जो है वो सारे मीडिया में उन्होंने हल्फन इस पे कन्फेशंस की हैं कि जी ये तो इनके बंदे लगे हुए हैं, और वो बंदे भी वही हैं, उनके तरीकाकार भी वही हैं, उनके जो हवास बाख्ता होने का तरीका भी वही है, उनका अपनी तरफ से ये कहना कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है वो भी वही है। इसका जवाब तो आमिर साहब से ले लेंगे ना, कि अगर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये चीजें, इसका जवाब तो आमिर साहब से ले लेंगे। NH 154 में कल क्या होने जा रहा है इस पर मजीद भी बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं मुख्तसर कंवर साहब आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, किसान पैकेज आखिर मसला इशू है क्या? पीटीआई की तमाम ऑब्जेक्शंस पे नून लीग का ये कहना कि जी हमने तो डेट अनाउंस करने से पहले ये किया था सारा पैकेज अनाउंस। तो फिर आप इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कैसे करें कि हमारी सियासी जमातें ने तो इतराक नहीं होता कि ज़ाब्ता इखलाक जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने इनको बाकायदा तैयार करके भी दिया हुआ था, ये वो है जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट ने तैयार किया 34 मुल्कों की मशावरत से। वो भी मैंने भिजवाई है तमाम सियासी पार्टियों को भी, और अपने मैं अर्ज करूँ कादिर साहब को, जरा ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी भिजवाया थ्रू आसिफ कुरबानी और उनके जो सेक्रेटरी है फवाद के जरिए। उसमें लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाए तो आप किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट या तरगीब शेड्यूल जारी नहीं हुआ था, ये तो खैर पता करना पड़ेगा कि शेड्यूल अगर नहीं आया है तो फिर ठीक है, शेड्यूल आने के बाद इस पे अनुरोध कहता हूँ, मैं अनुरोध कहता हूँ कि उस वक्त तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ था जब आप कादिर साहब कहते हैं। अब कादिर साहब की बात दुरुस्त है, तो वो कहते हैं ठीक है, वो तो फिर उनको पार्टी को चाहिए कि तहकीक करे कि शेड्यूल के बाद लेकिन अब एक आम आदमी ये सवाल करता है कि जी लोधरा ही क्यों, फिर तो पंजाब में और भी बहुत सारे शहर, ये कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो था ये बाकायदा इंटरनेशनल इखलाकी खिलाफवर्जी, ये मैं कह रहा हूँ इसमें अगर इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, आम शहरी होने की हैसियत से सवाल चले मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। मैं सारा साल इलेक्शन होने हैं
तो कोई हमने पैकेज लेके आना है या हमने कोई पब्लिक सोशल वेलफेयर का काम करना है तो हम 5 साल ये इंतजार करते रहे, क्योंकि हर साल में कोई ना कोई बाई इलेक्शंस भी होते हैं, बल्दियाती इलेक्शंस भी होते हैं, तो फिर हम कहीं भी यही जवाब तो मैं दिलशाद साहब से लेना चाह रही हूं। इसके लिए तो कानून है कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात ठीक है, चलो खैर कादरी साहब की बात भी दुरुस्त है, साल भर इंतखाबात होते रहते हैं, लेकिन इसमें ये होता उसके लिए फिर चाहिए कानून साजी कर लें, और कानून साजी करने के बाद अगर ये चाहें तो उसमें अपना तरमीम कर लें ताकि किसी को एतराज का मौका ना मिले। ये हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब शेड्यूल का कि हमारे यहाँ 60 दिन में इंतखाब होता है बाई इलेक्शन, लेकिन इंडिया में ये होता है कि तमाम सीटें इकट्ठी होने के बाद बाई इलेक्शन 2 साल के बाद होते हैं, पूरी सीटें इकट्ठी कर लेते हैं बाई इलेक्शन करने के लिए, फिर 2 साल के बाद एक दफा इंतखाब और बाई इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ जो कि कानून में 60 दिन लिखा हुआ है, जिसकी बराबर हम सारे साल भर यानी जो बुनियादी फ्लॉज पैदा हो रहे हैं वो बेसिकली सिस्टम के हवाले से, सिस्टम के पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगर इंडिया की पैरवी करें तो फिर आप 2 साल बाद करवा लें, वहां भी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, वहां कोई 60 दिन की पाबंदी नहीं है, वहां 90 दिन की पाबंदी नहीं है, उनका भी जिस वक्त भी हालात देखेंगे तो आमतौर पर इकट्ठे कर लेते हैं और फिर इसके बाद इंतखाब होते हैं बाई इलेक्शन। हमारी तरह वो 60 दिन में 90 दिन में नहीं होते। इस लिहाज से हमारे यहाँ जो ठीक कह रहे हैं कादिर साहब कि अभी आप क्या करें। आमिर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। किसान पैकेज को पीपल्स पार्टी ने क्रिटिसाइज किया था, इसके ऊपर एतजाज साहब ने बहुत ज्यादा बोला था फ्लोर के ऊपर सेनेट में भी, और उन्होंने कहा था कि ये भी पैकेज जो है एक तरह से प्री पोल रिगिंग है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में तैनाती और इस किस्म की चीजें जो अंदलीब साहबा कह रही है, वो कह रही है कि पीपल्स पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह चुके हैं कि जी बाहमी अफाम तफहीम के साथ इन लोगों को लगवाया गया था। क्या आप इस बात को इंडोर्स करेंगे? जी देखें, ये बात तो आ चुकी है रिकॉर्ड में, और बात ये है सना कि उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मिलकर बनाना था, और उसमें मुशावरत जो हमें PMLN ने कहना था उसके बगैर ज़रूरी था उनकी राय को, उनकी गवर्नमेंट भी थी पंजाब के अंदर। तो बात यह है कि बहुत सी हम लोग जिस वक्त से प्रोग्राम शुरू हुआ है या रोज़ाना हम एक बात करते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं सारी चीज़ों को। NA 122 की बात हुई, इलेक्शन कमीशन का रोल जो था, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है कि वो पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन थे। फिर मैं कंप्लेनेंट था, मैं शोर मचाता रहा, आज भी हजारों तस्वीरों की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में सबूत है, लेकिन ये काम अब इलेक्शन कमीशन का है कि वो नोटिस ले, उसने नहीं लिया, आज भी उसे लेना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए कि इलेक्शन आए, इलेक्शन में जाएं और जब हार जाएं फिर शोर मचा लें। नहीं, अब तरीकाकार ये है कि इन्होंने अपना रोजा तोड़ दिया और पार्लियामेंट में, उसी जाली पार्लियामेंट में इन्होंने वापस आने का फैसला कर लिया। अब ये पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतर किया पिछले इलेक्शंस के अंदर, पहली दफा न्यूट्रल गवर्नमेंट्स बनी। अभी कमर दिलशाद साहब ने भी बताया कि 45 के करीब आपके लॉज चेंज हुए, रूल्स चेंज हुए, इलेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। अगर एक शख्स जस्टिस इफ्तिखार इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज ना होता तो ये शायद इलेक्शन बेहतर होते। बहरहाल अब होना क्या है, तनकीद करनी है, लकीर पीटनी है या आगे जाना है पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, किसान पैकेज के ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? किसान पैकेज के ऊपर पीपल्स पार्टी देखिए, जो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस डिप्राइव्ड लोगों के लिए आया करते हैं। ज़हीम साहब मेरे भाई हैं, किसान इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके लिए पैकेजेस की जरूरत इस तरह नहीं होनी चाहिए। उनके लिए तो एक वैसे ही बेहतर तरीके से इंसेंटिव्स वैसे होने चाहिए। बहरहाल किसी के लिए भी आए, हम इस चीज को वेलकम करते हैं कि ये मुल्क ज़रई है और किसान का बड़ा बुरा हाल है। पिछले 3 साल के दौरान अगर कुछ भी बेहतरी उनके लिए गवर्नमेंट करेगी, जो कि अभी इतनी बेहतरीन नहीं हुई, मजीद करनी चाहिए। छोटे काश्तकार के लिए अच्छी बात है क्योंकि और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। और मुझे एक बात, बिल्कुल ठीक है, मुझे एक बात ये करनी है, मैं इस पे कहता हूं कि इन्हें इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी में हमें काम करना चाहिए। जो PTI समझती है, हम समझते हैं, PMLN समझती है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि जो खामियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज बैठती नहीं है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। ये हुकूमत कहती है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट नहीं करती हैं, PTI नहीं बैठती, किसके बारे में कहती है? ये तो हमारी रिफॉर्म्स कैसे किया जाए? सना साहिबा, ये हमारी तजवीज पे तो ये बनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी। हम तो सबसे ज्यादा सीरियस हैं और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, बजाय ये रोज ढोल पीटने के हम बाद में ना करते रहे। 2018 का इलेक्शन एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर फैसले हों और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत इदारा बने, खुद मुख्तार इदारा बने।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी चंद मिनट है अंदलीप, आपसे मैं लास्ट कमेंट्स लेना चाहूंगी, वो ये कि अब NA 154 में जो कुछ होने जा रहा है, NA 122 में बड़ी मजबूत तैयारी थी लेकिन उसके बाद नताइज नहीं मिले और इसका इल्जाम PTI नून लीग पर लगाती है और इलेक्शन कमीशन पर भी लगाती है। इन केस अगर जहांगीर तरीन साहब को शिकस्त होती है तो फिर आप लोगों का अगला लाहेअमल क्या होगा? देखिए, बात तो वही है जो ये कह रहे हैं कि अगर रिफॉर्म्स आए हों, और ये मैं आपको कादरी साहब NA 122 में तो लगा रहे हैं इल्जाम PTI वाले, इसलिए मैंने ये सवाल किया जी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो फिर वही धांधली है, वही सारा सिस्टम है, और अगर उस सिस्टम पे हम अगर नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? 40 साल तो ये बोले नहीं, और हम अब बोले हैं, हमने एक तहरीक की है, अब ये बात मीडिया में आई है, अब लोगों को समझ आई है, अब प्रेशर पड़ रहा है। नहीं, आप लोगों का अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? क्यों रिजेक्ट कर दी है? इनको पूछे बायोमेट्रिक क्यों रिजेक्ट कर दिया उस कमेटी में, इनको पूछे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्यों रिजेक्ट कर दिया इन्होंने इस वोटिंग में। ये सारे मिलके हर किस्म का जो कोई भी पॉजिटिव चेंज होगा वो नहीं आने देते, बिकॉज ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगी मैं जी। अच्छा अंदलीप, लेकिन ये बताइए कि PTI फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी? दोबारा कोर्ट में जाएंगे? होने देते हैं ना, ये रिफॉर्म्स लाने देते हैं सिस्टम को। 33 मेंबर्स से हम कता कलामी की माजरत, मेरी गुजारिश सुन ले। अब ये सिस्टम तो जैसे मैं अकबर दिलशाद साहब की बात समझ सकी हूँ कि कम से कम 10 साल में भी शायद ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा, शायद किसी हद तक हो जाए। अगली क्या स्ट्रेटेजी होगी PTI की? क्या अगर इनकेस कोई सबूत इस किस्म के मिलते हैं तो इलेक्शन कमीशन जाया जाएगा, एहतजाज के लिए जाया जाएगा? अलीम खान साहब ने 122 के इलेक्शन के बाद एक लंबा चौड़ा पलंदा उनके पास मौजूद था लेकिन अभी तक उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से तगड़े सबूत मौजूद है, तो फिर ये मामला तो 2018 तक चला जाएगा। देखिए, बात यह है कि हमारे पास तो फिर हमने कह दिया ना, एक जमहूरियत में क्या होता है, आप जजेस के पास जाते हैं, आप कोर्ट के पास जाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं, फाइनली आप अवाम की अदालत के पास जाते हैं। जमहूरियत में इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। हम पहले भी अवाम की अदालत में गए थे, अब दोबारा अवाम की अदालत में जाएंगे, लेकिन ये हम बता दें 2018 में हमने ये स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करना, और अगर इन्होंने इंतखाबी रिफॉर्म्स ना किए तो फिर हम दोबारा सड़कों पे आएंगे। चले ज़हीर साहब, अब आपकी तरफ आ जाती हूँ, लास्ट 2 मिनट से, फिर मुझे कवर दिलशाद साहब से भी बात करनी है जी। 122 में धांधली हुई, इनके मुताबिक 147 में नहीं हुई, वहां ये जीत गए। उसी के नीचे हो रहा था इलेक्शन, उसी दिन हो रहा था, वही इलाके थे, वही। हमने तो कहा है कि आप चैलेंज करें उसको 147 को, बीच में ना बोले ना, मैंने चैलेंज ही नहीं किया 147 को, वो मानता है कि हार गया। अब देखिए आप क्या कर रही है, खवातीन को ये जेब देता है, अब आप अपनी तरफ चीख बोलती है। फिर दूसरी बात इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की है, तो KPK में क्यों नहीं कर ली इन्होंने? इसलिए कि वो हमने कहा वहां की है, हमने इन्होंने करने नहीं दी। 32 में कहा हरिपुर में कोशिश की गई, जगह हमने मॉक करके दी जी, जाके पढ़े, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया कि पार्टीज नहीं मानी। चले ज़हीम साहब की बात मुकम्मल कर लेते हैं, लास्ट मिनट है ज़हीम साहब, मुकम्मल कर रहे हैं, फिर ये बदतमीजी के जुमरे में आएगा जो लोग देखेंगे। चलिए ज़हीम साहब, लास्ट मिनट है, चलिए ज़हीम साहब लास्ट मिनट है, आप बात मुकम्मल कर लें। 32 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम आया था, अब सिर्फ 7 में रह गया है, क्योंकि वहां पे वो चिप के साथ आप बहुत कुछ कर लेते हैं, और वो अच्छा सिद्दीक बलोच साहब की कामयाबी की कितनी उम्मीद है? ज़हीम साहब लास्ट मिनट है, माजरत के साथ बात करनी पड़ेगी, सिद्दीक बलोच साहब की कामयाबी की कितनी उम्मीद है? जी सुन ले, 8,500 वोट से सिद्दीक बलोच साहब जीते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 48,000 वोट थे, अब दोनों मिलके जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह देखिएगा 40,000 से ज्यादा की का फर्क होगा। जहांगीर तरीन साहब का PMLN का कैंडिडेट था ना वहाँ तीसरे नंबर पे, 48,000 वोट थे उसके। हाँ जी, तो देख लीजिए। ज़हीम साहब लास्ट कमेंट में दिलशाद साहब आपसे लेना चाहूंगी, NA 154 में क्या एक्सपेक्टेशन है कल के लिए? इंतखाब में बेकायदगी और बेजादगी रोकने का बड़ा आसान तरीका है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को रिटर्निंग ऑफिसरान और इंतखाबी अमले की ACR लिखने के इख्तियार दे दिए जाए, तो किसी हल्के में भी बेएहतियाती नहीं होगी, ना धांधली होगी और ना बेजादगी होगी। बिल्कुल ठीक। वक्त खत्म होता है। ज़हीम कादी साहब, कवर दिलशाद साहब, बैरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अंदलीप अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी। NA कल फैसले का दिन है लोधरा के आवाम के लिए कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि धांधली के जाली डिग्री के इल्जामात लगाती आई है, वहां नून लीग के कैंडिडेट के ऊपर आया PTI को वोट देते हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो कि तवातुर से पिछले 2 इलेक्शंस में भी जीतते आए हैं, एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।